नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, जैसा कि आप आज की शीर्षक को पढ़ पा रहे हैं कि इस सावन पाएँ राहु पीड़ा से मुक्ति। जी हाँ साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पता चलेगा कि राहु जनित पीड़ाएँ क्या हैं, राहु किस भाव में बैठ करके क्या पीड़ा देते हैं और उसके उपाय क्या हैं। आज इस वीडियो के अंत में हम उन उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रिय साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं। राहु को ड्रैगन्स हेड बोला जाता है, इसमें विष होता है, और जो केतु होते हैं ये ड्रैगन्स टेल होते हैं, मतलब सांप की पूंछ। कहने का मतलब है कि राहु जिस व्यक्ति को पीड़ित करता है वो दिमाग पर असर डालता है, व्यक्ति को भ्रमित करने का कार्य करता है और व्यक्ति से गलत कार्य कराता है अपनी महादशा और अंतर्दशाओं में। और जब व्यक्ति वो गलत कार्य कर लेता है तो वो दशाएं समाप्त होने के बाद भी इसका असर रहता है, क्योंकि जो राहु के समय डिसीजंस लिए गए थे वो राहु की महादशा के समय जो डिसीजंस लिए गए थे उन पर बाद में भी जा कर के व्यक्ति को पछताना पड़ जाता है। कई बार ये भ्रमित करते हैं, अननेसेसरली लोगों का पैसा खर्च करवाते हैं, जातकों का पैसा खर्च कराते हैं और उनको कई बार तो कर्ज तले भी डुबा देते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। साथियों, एक एक करके हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि कुंडली के विभिन्न 12 भावों में राहु कैसा फल देते हैं। इसके बाद में इसका हल क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, देर ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि जब भी राहु लग्न में किसी भी, अब आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, किसी भी राशि की हो, इससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा ये एक रिसर्च है ज़बरदस्त, जो हमने कई कुंडलियों पर शोध किया है। हम प्रतिदिन 30 से 40 कुंडलियों का विवेचन करते हैं, उनकी गणना करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारी की हुई कुंडलियों के विश्लेषण में 100% में से 80% जो कुंडलियां आती हैं, आप देखेंगे कि मैंने ये अपने शोध में पाया है कि उन जो व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाएंगे उन पर राहु की या तो महादशा चल रही होगी या अंतरदशा चल रही होगी, और अत्यंत पीड़ित होकर के, अत्यंत परेशान होकर के ही वो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं और 80% मामलों में राहु जनित पीड़ाएं ही निकल करके आती हैं। तो साथियों, आज दिमाग में विचार आया कि क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दिया जाए जिससे कि आप सभी दर्शक लाभान्वित हो सकें। तो साथियों, राहु जब भी लग्न में विराजमान होते हैं तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो जब भी लग्न में राहु विराजमान होता है तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति कुछ अपने दिमाग का ज़्यादा ही प्रयोग करने लग जाता है, और प्रयोग भी कैसा करेगा, ज़्यादातर मामलों में वह गलत प्रयोग ही करता है। मतलब उसका जो दिमाग लगाना होता है वो गलत दिशाओं में दिमाग लगाता है। अब आप एक चीज़ देखिए, लग्न में राहु जब भी विराजमान होगा ऐसा व्यक्ति झूठ भी इतनी सफाई से बोलता है कि आपको शायद सच से भी ज़्यादा उसके झूठ पर यकीन आ जाए। ये सबसे बड़ी पहचान है। राहु जब भी लग्न में विराजमान होगा तो व्यक्ति का झूठ भी उसके सच से ज़्यादा सच सामने वाले को लगने लगता है। अगर इसको राजनीतिक भाषा में अगर मैं कहूँ तो किसी बात का प्रोपोगेंडा कैसे बनाना है, ये लग्न में राहु वाले से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसीलिए अब हमारे देश में जितने भी बड़े रणनीतिकार हुए हैं, राजनीति के धुरंधर हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके लग्न में राहु विराजमान देखे गए हैं। ऐसा व्यक्ति किसी से भी पंगा ले लेता है, उसको ये पता भी नहीं होता, और पता हो भी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले में कितनी पावर है, वह कितना बिगाड़ सकता है। उसे केवल पंगा लेना है तो लेना है। हकीकत से बिल्कुल बेपरवाह होते हैं, मतलब झूठी दुनिया में जीते हैं, हकीकत में नहीं जीते, झूठी दुनिया में जीते हैं, और इनका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं होता। हमेशा भविष्य के सुनहरे सपनों में खोया रहना पसंद करते हैं। तो साथियों, लग्नस्थ राहु के हमने जो अपनी रिसर्च पाई है, हमने जितने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है, लग्नस्थ राहु कुछ इस प्रकार के ही फल प्रदान करते हैं। यदि इसके अलावा भी कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट जरूर करिएगा, हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। इसके बाद में राहु जब भी द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं, जो धन कुटुंब और वाणी का भाव है, जब भी राहु यहाँ विराजमान होते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय है,
ये राहु इनको बहुत दूर ले जा कर के करवाता है। मतलब इनका जो जन्म स्थान होता है, इनको अपने जन्म स्थान को त्यागना पड़ता है अपने जीवन में, और इनको बहुत दूर जा कर के ही सफलता का स्वाद चखने को मिलता है। और यदि ये अपने जन्म स्थान पर ही बने रहते हैं तो इनका कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, और इनका भाग्य जो है वो कभी भी उदय नहीं होता। कुंडली मिलान करके ही इनको विवाह करना चाहिए। यदि ये कुंडली का मिलान नहीं करते हैं तो संतान या तो इनको देर से होती है, या फिर संतान से संबंधित कोई ना कोई पीड़ा इनको जीवन भर बनी रहती है। इनका स्वयं का परिवार इनका साथ देना तो दूर, इनसे दुश्मनी मोल लेकर के बैठा रहता है। यह जितने कटु वाणी के नज़र आते हैं आपको, ये आपको लगता है कि अरे ये व्यक्ति कैसी बातें कर रहा है, बल्कि ये दिल के बहुत साफ व्यक्ति होते हैं। तो राहु जो हैं द्वितीय भाव में इस तरीके के परिणाम दिखाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि राहु की जो मित्र लग्न होती हैं उनमें राहु इतना ज़्यादा पीड़ित नहीं करते। द्वितीय भाव में अगर इनकी मित्र लग्न है, जैसे मान लीजिए कन्या लग्न इनकी मित्र लग्न होती है, यहाँ तुला राशि पड़ेगी। यदि कन्या लग्न है अगर, तो तुला राशि में जाकर के यहाँ ये धन संबंधित बहुत अच्छे परिणाम दिखाएंगे। यहाँ अगर विपरीत लग्न है, जैसे मंगल की लग्न हो, सूर्य की लग्न हो, चंद्रमा की लग्न हो, तो यहाँ ये धन से परेशान करेंगे। परंतु यदि इनकी मित्र लग्न है तो यहाँ अपार धन देने का कार्य भी करते हैं। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि राहु किस लग्न में बात चल रही है। शनि की लग्न, शुक्र की लग्न, बुध की लग्न, इन 3 लग्नों में राहु के अच्छे परिणाम ही देखने को मिलते हैं, जब तक उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब ना हो तब। अब बात कर लेते हैं राहु जब भी तृतीय भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जिसका राहु तृतीय भाव में विराजमान होता है, व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन को बहुत गहराई से पालन करता है, और वह अपने दोस्त भी ऐसे लोगों को ही बनाता है जो अनुशासन का पालन करते हों। और ऐसे लोगों से तो वो बिल्कुल दोस्ती नहीं करता जो अनुशासनहीन होते हैं। जैसे ये आपको बाहर से दिखाई देते हैं, ठीक उल्टे आपको ये, जैसे आपको व्यक्ति जैसा आपको ये बाहर से बाहरी रूप से दिखाई पड़ रहा है, उसके ठीक विपरीत ये अंदर से उसके ठीक विपरीत होगा। ये आपको ऑब्जर्वेशन से बात खुद देखनी पड़ेगी कि ये व्यक्ति जिसका तृतीय में राहु है, ये एक तरीके से बाहर से कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है। इनका जो भी भाग्योदय है वो भी जन्म स्थान से बहुत दूर जा कर के होता है। पढ़ने लिखने का इनको बेहद शौक होता है। एक तो अनुशासन प्रिय होते हैं, पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है, और जब भी इनको समय मिलता है ये लाइब्रेरी में जा कर के कुछ किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, या अपने घर में ही कुछ छोटी मोटी लाइब्रेरी को, किताबों को मेंटेन करके रखते हैं। और जब भी इनको समय मिलता है तो ये किताबों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। भाइयों के सामने न जाने इनके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि भाइयों के सामने ये लाचार हो जाते हैं। अपनी सही बात भी अपने भाई बहनों से ये मनवा नहीं पाते। भाई बहनों के सामने इनको बेबस देखा गया है। अब बात करते हैं यदि राहु चतुर्थ भाव, जो कि सुख का भाव है, जब भी राहु यहाँ पर विराजमान होंगे तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो जब भी राहु चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो भी है जिसका राहु चतुर्थ भाव में है, ऐसे व्यक्ति की आप एक इच्छा को पूरा कर दीजिए तो दूसरी इच्छा को पूरा कर दीजिए तो तीसरी, फिर चौथी। कहने का मतलब एक के बाद एक। ऐसा व्यक्ति जो है अपनी इच्छाओं से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, कभी भी अपने सुखों से जो उसको जीवन में प्राप्त हो रहे हैं उनसे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। क्योंकि देखिए ये सुख का भाव है, और ये जो प्लैनेट हैं ये डिससेटिस्फैक्शन के प्लैनेट होते हैं, राहु और केतु। मतलब ये जहाँ पर भी बैठते हैं उस भाव से संबंधित आपको कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन देते ही देते हैं। तो यहाँ पर जब भी राहु विराजमान होंगे तो सुखों में डिससेटिस्फैक्शन, आपको प्रॉपर्टी में डिससेटिस्फैक्शन, ये डिससेटिस्फैक्शन की जो भावना है वो आपको बनी रहती है। दुखों को खोज कर निकालना इनकी फितरत में होता है। कहीं अच्छा भला माहौल हो, आप इनको ला करके खड़ा कर दीजिए, ये वहाँ से भी खुशनुमा माहौल में से भी दुख को खोज करके निकाल लेंगे। ये इसमें माहिर होते हैं।
और यदि बात की जाए तो दूसरों की गलती निकालना, किसी अच्छे कार्य में गलती कैसे निकाली जाती है, आप इनको इनवाइट करिए, ये आपको निकाल करके पकड़ा देंगे। और सुख के माहौल में दुखी कैसे हुआ जाता है, ये इन्होंने इस विषय पर भी पीएचडी कर रखी होती है। कहीं बहुत खुशी का माहौल चल रहा हो और उसमें दुखी कैसे रहा जाता है, इस पर इनको पीएचडी प्राप्त है, मतलब जन्मजात पीएचडी प्राप्त है। माता से भी इनको किसी न किसी प्रकार की या तो परेशानी या मतभेद या कष्ट जरूर मिलता है। अब साथियों बात कर लेते हैं, राहु जब भी पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो जब भी राहु पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित कोई ना कोई रोग हमेशा बना रहता है। दवाइयाँ थोड़े दिन काम करती हैं, कारगर होती हैं, बाद में दवाइयाँ कार्य करना बंद कर देती हैं। हमेशा अनिर्णय की स्थिति, कहने का मतलब है कि हमेशा जो है ये इनडिसीजन रहते हैं कि कोई काम करना है कि नहीं करना है, कंफ्यूज रहते हैं, मतलब कभी भी किसी नतीजे पर पहुंचने में इनको काफ़ी वक्त लग जाता है, इनडिसीजन रहते हैं। और देखेंगे कि जब इनको निर्णय लेना होता है तब ये हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं, और जब उस कार्य को करने की आखिरी डेट आ जाती है तब इनकी उड़ती हैं हवाइयाँ, और या जब तक इनकी जान पर बनना आए, नौकरी पर बनना आए, तब तक ये निर्णय नहीं लेते किसी भी कार्य का, और काम को हमेशा टालते रहने की इनकी आदत होती है। और जब उसकी लास्ट डेट आ जाएगी तो इनकी हवाइयाँ निकल जाती हैं, और इसी आलस्य के कारण, इसी देरी के कारण ये जीवन में कई बार जो हैं वो महत्वपूर्ण अवसर खो बैठते हैं। कई बार मेहनत ये व्यक्ति करता भी है, परंतु मेहनत का इनको फल बिल्कुल भी नहीं मिल पाता, या मेहनत का इनको 1/4 फल ही प्राप्त होता है। पैतृक संपत्ति इनको जरूर मिलती है पर उसको भी ये नष्ट कर बैठते हैं। अब बात कर लेते हैं, राहु जब भी छठवें भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो जब भी राहुदेव इस हाउस में विराजमान होते हैं, जो कि रोग, रिपु और ऋण का भाव है, तो ऐसा व्यक्ति धन संचय जरूर करता है। और एक बात है, धन संचय करता है लेकिन गलत तरीके से धन संचय करता है। स्वयं ये कला का प्रेमी होता है, साहित्यकार होता है, या इसको कवि हृदय होता है, कविताएं लिखने का, पढ़ने का या सुनाने का ऐसे व्यक्ति को बड़ा ही शौक होता है। यहाँ बैठा व्यक्ति एक बहुत बड़ी खासियत लेकर के आता है, और वो है कि चाहे इनके कितने भी बड़े शत्रु क्यों ना हो, कितने भी बड़े शत्रु क्यों ना हो, इनके आगे घुटने टेक ही देते हैं। प्रबल शत्रु हंता योग राहु यहाँ पर बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी इनको ज़बरदस्त सफलता हासिल लगती है, और ऐसे व्यक्ति यदि कंपटीशन के क्षेत्र में भी उतरते हैं तो कंपटीशन में भी ये अपना झंडा गाड़ करके ही आते हैं। अब बात कर लेते हैं, राहु जब भी सप्तम भाव में विराजमान हो, जो कि रिलेशनशिप का भाव है, आपकी शादी विवाह का भाव है, जब भी राहु सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों, सप्तम भाव में विराजमान राहु आप देखेंगे कि यहाँ पर एक समस्या जरूर पैदा करते हैं कि यदि कुंडली मिलान करके विवाह ना किया जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विराजमान राहु दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट लेकर आते ही आते हैं। ये बात बिल्कुल खरी है, 1000% बिल्कुल सही बात है, 1000% बिल्कुल सही बात है कि राहु यदि सप्तम भाव में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में ज़बरदस्त समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, पहली चीज़। और अगर देखा जाए तो कई बार तो मामला जो है वो तलाक तक भी पहुंच जाता है। बात छोटी छोटी बातों से शुरू होती है और फिर वो बहस के साथ मन में कड़वाहट के बाद में बात जो है वो तलाक तक भी पहुंच जाती है इनकी। ऐसे व्यक्तियों को जो है वो व्यापार नहीं करना चाहिए। यदि ये व्यापार करते हैं तो इनको बिल्कुल सलाह दी जाती है कि व्यापार ना करें, क्योंकि व्यापार में भी आपको हानि होने के 100%, मैं 99% की बात नहीं करता, यदि आपके सप्तम स्थान में राहु विराजमान है तो आपको व्यापार में भी 100% हानि उठानी ही पड़ेगी। यही ध्रुव सत्य है और यही कटु सत्य है। और इसके बाद में ये पर्यटन के भी शौकीन होते हैं, नई जगह पर घूमते रहना इनको काफ़ी पसंद होता है। यदि ये अपना पर्यटन के क्षेत्र में अगर
यहाँ पर अपना कैरियर बनाना चाहें तो इनको राहु जबरदस्त सफलता पर्यटन के क्षेत्र में दिला देते हैं, यदि सप्तम में राहु हो तो। अब बात कर लेते हैं कि जब भी राहु अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो क्या परिणाम दिखाएंगे। क्योंकि ये त्रिक भाव है, तो आप देखेंगे कि जब भी राहु यहाँ विराजमान होंगे तो ऐसा व्यक्ति आपको देखने में कितना ही स्वस्थ लगे, कितना ही गठीला बदन आपको दिखेगा, परंतु ऐसा व्यक्ति अंदर से खोखला होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो है वो अंदर से मजबूत नहीं होता। अनावश्यक इसको क्रोध आता है। देखिए, मैं जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो सिंगल राहु की कर रहा हूँ, अन्य ग्रहों की नहीं कर रहा या युति की नहीं कर रहा। सिंगल राहु अगर किसी के है तो फिर आप देखिएगा कि ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति को अनावश्यक क्रोध आता है, बार बार क्रोध करता है और क्रोध की वजह से चिड़चिड़ापन और घबराहट इनके अंदर होती चली जाती है। यदि ये किसी मनोचिकित्सक से यदि ये सलाह ले लें तो इनको, और राहु की महादशा का यदि ये ध्यान रखें तो इनको राहु संबंधित जो पीड़ाएं हैं अष्टम भाव में वो कम हो जाती हैं। और यदि ये अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लें तो इनकी 80% समस्याएं स्वतः ही सॉल्व हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं राहु जब भी नवम भाव में विराजमान हों तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो जब भी राहु नवम भाव में विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे, तो जब भी राहु नवम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्योदय है वो भी अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के होता है। पेट और श्वसन तंत्र से संबंधित इनको किसी न किसी प्रकार का रोग लगा ही रहता है। आप देखेंगे कि इनके जीवन में किसी का इंतज़ार करना इनके लिए सबसे मुश्किल कार्य होता है। ये किसी का इंतज़ार नहीं कर पाते या ये खाली नहीं बैठ सकते। इनको खाली बैठना इनके लिए जीवन का सबसे मुश्किल कार्य होता है। कभी भी इनके जीवन में कोई भी मुश्किल आ जाए, ये किसी भी परेशानी में हो, ये अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पाते, किसी को बताते नहीं हैं, अंदर ही अंदर उस परेशानी से लड़ते रहते हैं, परेशान होते हैं, पर ये किसी से उस बारे में चर्चा करना पसंद नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ जो है मैं आपको राहु की यहाँ पर बताना भूल गया, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जब भी राहु अष्टम भाव में विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को बोलने की बहुत आदत होती है। ऐसा व्यक्ति बोलता बहुत है, अननेसेसरली जो एक लूज टॉक होती है ऐसा व्यक्ति बहुत करता है। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ भी बात करेगा, जो जहाँ बोलना नहीं चाहिए वहाँ भी बात करेगा। और कई बार ज़्यादा बोलने के चक्कर में इन व्यक्तियों को समाज में अपमानित होना पड़ जाता है। ये भी एक इसका पॉइंट था, वो मैं बताना भूल गया था। अब बात कर लेते हैं दशम भाव में। जब भी दशम भाव में राहु विराजमान होते हैं तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो जब भी दशम भाव में विराजमान होते हैं राहु तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो आलसी गजब का होता है। ऐसा व्यक्ति जो है, आपको बात हास्यास्पद लगेगी परंतु ये बात बिल्कुल रिसर्च में आई है, बिल्कुल सटीक बैठती है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है गजब का आलसी होता है। जब मेहनत करने पे आता है तो गधे की तरह मेहनत करेगा, और जब आराम करने पे आलस्य दिखाएगा तो पानी में पड़े मगर की तरह ये आलस्य दिखाएगा। पड़े हैं तो पड़े हैं, चिंता नहीं है, जीवन में आगे क्या होना है देख लेंगे, समझ लेंगे। कहने का मतलब है कि आलस्य इनके अंदर भरपूर होता है। कई बार तो ये आपसे लड़ना भी पसंद नहीं करेंगे, डर की वजह से नहीं, आलस्य की वजह से कि कौन उठे और कौन लड़े। इनके अंदर ये बहुत बड़ी खासियत होती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो आप देखेंगे कि हवाई किले बनाने में, लंबी लंबी हाँकने में ऐसे व्यक्ति को महारत हासिल होती है। ये चीज़ आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है बात बैठेगा अपने शहर में और बात करेगा अमेरिका की, पूरी दुनिया की राजनीति की बात करेगा। मतलब बातूनी होता है, बातों का बतक्कड़ होता है और अपनी बातों में ही। और इसीलिए यहाँ पर बैठा राहु जो है वो अपनी माया से जो है वो सामने वाले को प्रभावित कर लेता है। और इसी वजह से राजनीति के क्षेत्र में, यदि ये राजनीति के क्षेत्र में अगर उतरते हैं और डिग्री वाइज थोड़ा सा भी यदि राहु में बल है तो आप देखेंगे, और लग्न वाइज राहु सपोर्ट कर जाएं तो ऐसा व्यक्ति जो है राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा कमाल करके दिखाता है। कई बार देखने में आता है कि दशम स्थान पर राहु व्यक्ति को
कर्जे में डालने का कार्य भी करता है। यदि राहु आपके लग्न के जैसे लग्न के स्वामी के यदि राहु मित्र नहीं होते हैं या शत्रु नक्षत्र में बैठे हुए हैं दशम स्थान में, तो ऐसा भी देखने में आया है कि ये राहु आपको कर्ज तले जबरदस्त तरीके से दबाते हैं। तो दशम राहु जो है वो कर्जे के मामले में मैंने देखा है कि कर्जा चढ़ाने का कार्य जबरदस्त तरीके से करते हैं, और यदि ये मंगल के नक्षत्र में बैठ जाएं तो 100% करेंगे। पक्की बात है, 100% है, इसमें कोई मतलब कोई दो राहें नहीं है। आप ये गांठ बांध करके रखिए कि यहाँ पर बैठा राहु यदि मंगल के नक्षत्र में बैठा है, आप नक्षत्र जरूर चेक करें, तो ये कर्ज में डालेगा ही डालेगा। अब बात कर लेते हैं राहु जब भी द्वादश भाव में एकादश भाव में विराजमान होते हैं तो क्या परिणाम दिखाते हैं। तो जब भी एकादश भाव में राहु विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो गलत तरीके से धन संचय करने का कार्य करते हैं, और इनके मित्र जो हैं इनको मित्र अच्छे जीवन में नहीं मिलते, और मित्रों से ऐसे व्यक्तियों को धोखे का एक प्रबल योग बनता है। ऐसे व्यक्तियों को जिनका राहु जो है एकादश भाव में विराजमान हो, तो ऐसे व्यक्तियों को धोखे का शिकार होते हुए देखा गया है मित्रों के द्वारा। गलत तरीके से धन अर्जन करना भी इनकी एक आदत में होता है, और आप देखेंगे कि कई बार तो इनका जो कैरियर होता है वो कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हो सकता है, और आप देखें कि यह ट्रेडिंग से संबंधित जो है कार्य ये कर लेते हैं। और आपको बात करें कि राहु जब भी एकादश भाव में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति यदि पार्टनरशिप में कार्य करता है, तो पार्टनरशिप में कार्य जब भी करेगा तो आप देखेंगे कि मेहनत करेंगे ये, और उसका फल ले जाएगा इनका पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी देखने में आता है। कार्य करने की इनकी जो गति होती है वो अत्यधिक धीमी होती है, बहुत धीरे से कार्य करते हैं। दावा तो ये करते हैं कि मेरा कार्य करने का तरीका अलग है, परंतु ये कार्य ही बहुत धीमी गति से करते हैं। अब बात कर लेते हैं राहु जब भी व्यय भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो जब भी राहु व्यय भाव जो कि 12th हाउस है, जो यहाँ से रोग को भी देखते हैं, अस्पतालों को भी देखते हैं, जेल पागल खाना सब यहीं से देखा जाता है। जब भी यहाँ पर राहु विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास चाहे रिसोर्सेज कितने भी हों, परंतु उन रिसोर्सेज का उपयोग वो ठीक से नहीं कर पाता, और देखा जाए कि ये कभी भी सही समय पर सही निर्णय कभी नहीं ले पाते। पैतृक घर का लाभ इनको जरूर मिलता है, इनको बेटा या माता के द्वारा बनाया हुआ घर अवश्य मिलता है। अपनी जो काम ऊर्जा है उसको ये व्यर्थ ही बहाने में माहिर होते हैं, मतलब कामातुर होते हैं। काम की अग्नि इनके अंदर भी ज़बरदस्त होती है और उसको बहाने का कार्य ये करते हैं, और इसका खामियाजा इनको आगे चल करके भुगतना पड़ सकता है। तो साथियों, आज हमने बात की राहु की कुंडली के विभिन्न 12 भावों में कैसा परिणाम दिखाते हैं। ये थोड़ा सूक्ष्म बताया है मैंने कि किस किस तरीके से पीड़ित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा एपिसोड है राहु की पीड़ा। जिनको यहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, आप लग्न देखिए कि वो लग्न वाइज राहु उनको सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर कुछ इनके फर्क जो असर हैं वो कुछ कम हो जाते हैं। अब इनकी जो पीड़ा है उसकी मुक्ति के लिए मैं बता देता हूँ। सावन चल रहे हैं, आप सावन के किसी भी सोमवार से, जो आने वाला सोमवार है, आप उसी से आप शिवालय जाना, तो शिवालय तो आपको वैसे भी जाना ही चाहिए, अपनी दिनचर्या में होना ही चाहिए, परंतु जब भी आपको राहु से यदि अत्यधिक पीड़ित चल रहे हैं तो आप शिवालय में शिव जी को तांबे के लोटे से अपना मुख उत्तर की ओर करके आप उनको जल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें शिव जी को आप, और अपनी नीयत ऐसी रखें कि मुझे राहु जनित पीड़ाओं से मुक्ति दिलाएं। ये आपको करना है सावनों में, जितने सावन के आपके दिन शेष हैं आपको लगातार ये कार्य करते रहना है। और वहीं मंदिर में आपको गणेश जी की कहीं पर भी जो मूर्ति हो, आप गणेश जी विराजमान हो, वहाँ पर आप हरी घास जिसे कहते हैं, दूब कहते हैं, आप गणेश जी के चरणों में आप उस हरी घास को अर्पित करके एक बेसन का लड्डू आप वहाँ पर उनको समर्पित करें, और उनसे हाथ जोड़कर ये याचना करें कि मुझे राहु जनित पीड़ाओं से
मुक्ति मिले। आप देखेंगे, क्योंकि देखिए गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और राहु का अटैक होता है आपके दिमाग पर, आपको भ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो गणेश जी से आपको ये लाभ मिलेगा कि आपका बुद्धि और विवेक सही तरीके से कार्य करता रहेगा और राहु जनित पीड़ाएं जो हैं वो शिव जी की आराधना करने से बहुत जल्दी ही कटती हैं और इनके अच्छे परिणाम आपको विपरीत परिस्थितियों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।